Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम कक्षा 10 का विज्ञान लेसन 2 अम्ल क्षार और लवण के बारे में भाग 4 देखेंगे। इसके पहले 3 भाग तक इसका वीडियो बना दिया गया है। इस भाग में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में भी क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट के बारे में बताया गया था। एक बार पुनः इसको हम इस वीडियो में बता रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे हम देखेंगे। मुख्य रूप से यहाँ पे 6 बताया गया है। एक सामान्य लवण होता है, एक अम्लीय लवण होता है, एक क्षारीय लवण होता है, एक मिश्रित लवण होता है, एक संकर लवण होता है, एक द्विक लवण होता है। यह 6 प्रकार के होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट का। तो हम एक एक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं और उसके डिफिनीशन के बारे में जानते हैं और उसका एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए हम पहले सामान्य लवण के बारे में पढ़ते हैं। सामान्य लवण क्या होता है? वे लवण जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्साइड आयन नहीं होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य लवण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ लिखा गया है, सोडियम क्लोराइड लिखा गया है। ठीक है, आपका पोटेशियम क्लोराइड लिखा गया है, सोडियम सल्फेट लिखा गया है, कैल्शियम सल्फेट लिखा गया है। ये जो होते हैं सामान्य लवण होते हैं। ठीक है ना, इसमें आपके विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्साइड आयन नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे जो आयन होते हैं उनको हम सामान्य लवण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद से हम दूसरा पढ़ते हैं अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या होता है? वे लवण जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन होते हैं। ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं अम्लीय लवण। जैसे देखिए यहाँ पे आपका अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट है, अमोनियम क्लोराइड है। तो इसमें आपके क्या है? विस्थापनीय हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? अम्लीय लवण बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके क्या होते हैं? अम्लीय लवण होते हैं। तो अम्लीय लवण क्या होते हैं? जिसमें आपके विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन होते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अम्लीय लवण कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद से आपका आता है क्षारीय लवण। क्या होता है? क्षारीय लवण होता है वे लवण जिनमें विस्थापनीय हाइड्रॉक्साइड आयन होते हैं। ठीक है ना, वो उसको बोलेंगे क्षारीय लवण बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्षारीय लवण दिया गया है। अम्लीय लवण में जैसे आपका हाइड्रोजन आयन विस्थापनीय होता है, विस्थापनीय। ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन होते हैं। और क्षारीय लवण में हाइड्रॉक्साइड आयन होते हैं, वो OH आयन के रूप में। ठीक है ना, तो जिसमें विस्थापनीय हाइड्रॉक्साइड आयन होंगे वो क्षारीय लवण होंगे, और जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन होंगे वो अम्लीय लवण होते हैं। और जिसमें ये दोनों नहीं होते हैं वो होते हैं सामान्य लवण होते हैं। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे मिश्रित लवण के बारे में पढ़ेंगे। मिश्रित लवण क्या होता है? मिश्रित लवण होता है वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं। ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं मिश्रित लवण बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे आपका लिखा गया है ब्लीचिंग पाउडर लिखा गया है। इसमें आप देखिए ये जो आपके कैल्शियम होता है धनायन के रूप में होता है, ऑक्सीजन जो होता है ऋणायन के रूप में होता है, क्लोरीन जो होता है वो भी ऋणायन के रूप में होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें एक से अधिक प्रकार के धनायन, जैसे एक धनायन है तो 2 क्या है? ऋणायन है। ठीक है ना,
तो एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं मिश्रित लवण बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद से आपका पांचवा जो आता है संकर लवण के बारे में आता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं संकर लवण बोलते हैं। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलते हैं। ठीक है ना, या जटिल लवण भी कहा जाता है इसको। आ रहा बात समझ में। जैसे आपका एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड लिखा गया है। ठीक है, और उसके बाद से आपका एक एग्जाम्पल और लिखा गया है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड लिखा गया है। यहाँ पे देखिए पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, ये जो होते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं। और आपके एग्जाम्पल और जान सकते हैं इसका, जैसे सोडियम अर्जेंटो साइनाइड होता है, साइनाइड। ठीक है ना, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है। जैसे Na लिखेंगे और AgCCN, ठीक है, ट्वाइस हो जाएगा यहाँ पे। ये भी आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है। ठीक है ना। और इसके बाद से आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड भी होता है आपका, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, तो ये सब होते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद से आपका आता है द्विक लवण आता है। द्विक लवण डबल साल्ट इसको बोलते हैं। डबल साल्ट के बारे में यह होता है जब दो सरल जो लवण के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त जो लवण होता है उसको हम डबल साल्ट कहते हैं। ठीक है ना, जैसे पोटास एलम होता है, या फिटकरी के बारे में आप जानते हैं। ठीक है ना, फिटकरी जो होता है डबल साल्ट का एक एग्जाम्पल है। मोहन लवण होता है, ये भी आपका डबल साल्ट का एग्जाम्पल है। ऊपर जो लिखा गया ये जो होता है फिटकरी का सूत्र होता है, और ये जो होता है मोहन साल्ट होता है। ठीक है ना, तो इसको हम डबल साल्ट कहते हैं। ठीक, तो यह आपका क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट के बारे में था। यह मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, और सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, मिश्रित लवण, संकर लवण, द्विक लवण, जो आपको बताया गया। ठीक है, सबके सामने एग्जाम्पल लिखे गए हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक, विभिन्न लवणों के उपयोग अब देखेंगे कि क्या होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड आपको पता है कि जिसको हम साधारण नमक के नाम से जानते हैं, और ये भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, और इसका उपयोग हम भोजन को पकाने में प्रयोग करते हैं। और जो आपके सोडियम जो क्लोराइड होते हैं वो झील या समुद्र के खारे जल से प्राप्त किए जाते हैं, उनका वाष्पीकरण करके प्राप्त किया जाता है। और ये जो सोडियम जो क्लोराइड होता है वो भूमि के अंदर चट्टान के रूप में भी उपस्थित रहता है। इसके द्वारा हम जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा जिसके नाम से जानते हैं कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस, सोडियम धातु प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यह सोडियम क्लोराइड का उपयोग है। ठीक है, अब इसके बाद से हम सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा के बारे में पढ़ते हैं। अब हम सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा के बारे में पढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट या धावन जो सोडा होता है, धावन सोडा, ठीक है, इसमें क्रिस्टल रूप में जल भी जुड़ा रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए 10H2O क्रिस्टल रूप में जुड़ा हुआ है। अगर ये जल रहित है तो इसको हम सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा एस के नाम से जानते हैं। और जो धावन जो सोडा होता है, ये धावन जो सोडा होता है या सोडियम कार्बोनेट जो होता है वह जल में घुलनशील एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है ना,
ये जो होता है ये सफाई का में यूज किया जाता है, सफाई में, जैसे ख़ास तौर कपड़े की सफाई करने में यूज किया जाता है। और इसका जो उपयोग होता है विभिन्न प्रकार के, जैसे साबुन के निर्माण में भी किया जाता है, जल की जो अस्थायी कठोरता है उसको दूर करने में भी किया जाता है, कागज़ का निर्माण में भी किया जाता है, कांच के निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, यह आपका सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है। ठीक है ना। तो सोडियम कार्बोनेट का जो उपयोग होता है हम तो ख़ास तौर पे तो हम कपड़े की धुलाई में प्रयोग करते हैं, साफ़ करने के लिए। या दूसरा जैसे होता है, जैसे साबुन का निर्माण हो गया, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, कागज़ का निर्माण में, कांच के निर्माण में। ठीक है, या सोडियम के विभिन्न यौगिक, ठीक है ना, के निर्माण में इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से आपका आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में पढ़ते हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, इसका जो उपयोग होता है भोजन की शीघ्रता से पकाने में किया जाता है। पेट के अति अम्लता जैसे होता है उसको दूर करने के लिए भी इसको हम प्रति अम्ल के रूप में या बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ठीक है ना, जैसे ब्रेड बनता है, केक बनता है, ठीक है, आदि बनाने में भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो उपयोग होता है अग्निशामक जैसे होता है, जैसे आग बुझाने वाले जो सिलेंडर जो होते हैं उसमें अग्निशामक के रूप में भी इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यह आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कुछ उपयोग था। अब इसके बाद से हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण के बारे में अब पढ़ते हैं कि इसका उपयोग कहाँ होता है। ये जो होता है पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जल में विलय एक सफ़ेद या हल्के पीले रंग का पाउडर होता है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। इनका जो उपयोग होता है विरंजक का वह कीटनाशक के रूप में किया जाता है, कागज़ उद्योग में, वस्त्र उद्योग में। ठीक है, इससे रंग उड़ाया जाता है, जैसे किसी कलर का रंग जैसे है तो उसको उड़ाया जाता है। पीने वाले पानी को कीटाणु रहित किया जाता है। ठीक है, यह जो होता है एक उत्तम ऑक्सीकारक होता है। आपका विरंजक जो चूर्ण होता है वो ऑक्सीकारक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, जैसे जो ऊन होता है ऊन को सिकुड़ने से इसको बचाया भी जाता है। ठीक है, तो यह आपका ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। यह कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके विभिन्न लवणों के उपयोग थे वह एक एक करके आपको बताया गया। इनका उपयोग हम किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों की सांद्रता। ठीक है, क्या होता है और कुछ इसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है, अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों की सांद्रता के बारे में आपको हम बता दें। क्या होता है, किसी अम्लीय विलयन की सांद्रता उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की प्रति लीटर मात्रा या मोल में, या क्षारीय विलयन की मात्रा उसमें उपस्थित OH आयनों की प्रति लीटर मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी कितना उस पर हाइड्रोजन आयन और कितना हाइड्रोक्साइड आयन है उसके मात्रा पर वह निर्भर करती है, वो भी किस पर, प्रति लीटर मात्रा पर निर्भर करती है। विलयन की इस अम्लीय या क्षारीय सांद्रता को, ठीक है ना, जिस पैमाने के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं pH स्केल बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा गया pH जो मान लिखा गया है कि -log10x लिखा गया है। 10 जो है आधार होता है लघुगुणक का,
तो किसी विलयन का जो पीएच जो मान होता है, विलयन में जैसे उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की मोल प्रति लीटर मात्रा के 10 के आधार पर लघुगणक के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अर्थात यदि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर x है, ठीक है, x मोल प्रति लीटर हो, तो विलयन का जो पीएच मान जैसे लिखेंगे तो पीएच मान बराबर -log10 x लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाया गया है कि यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1.0 इंटू 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर हो, तो विलयन का पीएच मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको सॉल्व किया गया है। पीएच बराबर लिखेंगे -log10 x लिखेंगे। x जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, कितना दिया गया है 1.0 इंटू 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर दिया गया है, तो x के जगह पर हम इसको लिख लेंगे। ठीक है ना, 1.0 इंटू 10⁻⁴। अब यहाँ पे ये होता है कि इसको हम किस प्रकार लिखते हैं, जैसे log लिखा गया है m इंटू n का कंडीशन में होता है यहाँ पे, तो log क्या लिखते हैं m प्लस log क्या लिखेंगे n होता है। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है इसको। तो इस रूप से इसको हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे तोड़ा गया है, log माइनस कॉमन रहेगा, log10 1, यहाँ पे इंटू है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और log10 10⁻⁴ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे log10 1 का जो मान होता है वह 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए ये होता है, अगर मान लो m का पावर n होता है तो इसको हम लिखते हैं n log m लिख लेते हैं। ठीक है ना, जब इसको log लेंगे तो यहाँ पे उसी कंडीशन के अनुसार से इसको लिखा गया है कि जैसे यहाँ पे लिखा गया है 10 log 10 10⁻⁴ है, तो इसको लिख सकते हैं -4 log 10 यहाँ लिख सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू होता है 1 होता है, तो इसलिए -4 इंटू 1 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, आपका -4 लिखा गया है, इसका जो मान होगा, और माइनस है गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इसका जो पीएच मान होगा कितना हो जाएगा 4। किसका, दिए गए विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, जो भी विलयन है उस विलयन का पीएच मान आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी इसका प्रकृति बता सकते हैं कि अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। तो क्या होगा, यह अम्लीय होगा। ठीक है ना, क्योंकि 7 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पीएच मान निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है, एक विलयन का पीएच मान दिया गया है 2, तो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे यदि हाइड्रोजन जो आपकी सांद्रता मोल प्रति लीटर हो, तो पीएच बराबर आपको पता है ये होता है pH -log10 H आयन। तो यहाँ पे पीएच मान कितना दिया है, यहाँ पे 12 लिखे गया है, सॉरी यहाँ पे 12 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप क्या करिए, पीएच के जगह पर 12 लिख लीजिए, -log10 H आयन, और उसके बाद से यहाँ से माइनस हटाएंगे तो यहाँ पे -12 हो जाएगा। यहाँ से यह इधर आएगा तो log10 H आयन हो जाएगा, और H आयन की सांद्रता हमको निकालना है। तो यहाँ से आपका लॉग हटाएंगे यहाँ से लॉगरिथम के लिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10⁻⁻12 आ जाएगा। ठीक है, तो विलयन H आयन की जो सांद्रता जो होगा 1.0 इंटू 10⁻12 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका H आयन की सांद्रता आपका निकाला गया। ठीक है,
नोट्स में देखिए यहाँ पे दिया गया है कि विलयन की क्षारीय सांद्रता को pOH मान से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किसी विलयन का pOH जो होगा -log10 OH आयन होगा, जबकि OH विलयन में OH आयन की सांद्रता जो होता है मोल प्रति लीटर है। तो किसी विलयन के लिए pH प्लस pOH जो होता है बराबर कितना होता है, 14 होता है। ठीक है ना। तो अगर pH का मान अगर ज्ञात होता है तो pOH का मान हम ज्ञात यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका फार्मूला एक ये भी है। ठीक है, pOH का मान ज्ञात करने के लिए अगर किसी विलयन का pH मान दिया गया है और pOH पूछ रहा है तो pH मान अगर ज्ञात है तो 14 में से उतना हम घटा देंगे तो pOH आपका निकल जाएगा। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दिया गया है, यदि किसी विलयन का pH 3 हो तो pOH क्या होगा। तो pH प्लस pOH बराबर 14 है, तो 3 pH कितना दिया है, 3 दिया है, तो pOH बराबर 14, तो pOH बराबर 14 माइनस 3, तो pOH बराबर 11। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका मान क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे pH स्केल का एक बनाया गया है कि एक यह देखिए स्केल बनाया गया है जिस पर -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे 4, 5 लिखा गया है। तो नीचे इसको यह चायन की सांद्रता दिखाया गया है। ठीक है ना। किसी विलयन का जैसे 10⁻1 है, 10⁻0 है, 10⁻−1 है, 10⁻−2 है, 10⁻−3 है, 10⁻−4 है, 10⁻−5 है, 10⁻−6 है, 10⁻−7 है, 10⁻−8, 10⁻−9, 10⁻−10, 10⁻−11, 10⁻−12, 10⁻−13, 10⁻−14 ये दिया गया। यह किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी गई है। तो ऊपर जो ये लिखा गया है यह उसका pH मान है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 10⁻⁻7 जो देख रहे हैं वह उदासीन विलयन होता है। ठीक है, इसे बोलेंगे उदासीन विलयन ये आपका होता है। और यहाँ पे देखेंगे कि इधर साइड में अम्लीय विलयन है। यह चायन की सांद्रता मानी यह चायन बढ़ती हुई और वो यह चायन घटती हुई। और इधर आपका क्षारीय विलयन है। तो 7 से 14 तक क्षारीय विलयन होता है और 0 से यानी 7 से इधर छोटा जो होता है अम्लीय विलयन, यानी 7 से अगर छोटा जो भी आएगा वो विलयन वो जो होगा वो अम्लीय विलयन होगा। ठीक है, 7 से जितना अधिक pH मान जितना अधिक आएगा वो क्षारीय विलयन होता है। इसमें यह चायन की सांद्रता घटती हुई और वो यह चायन की सांद्रता बढ़ती हुई। ठीक है ना। और यहाँ पे यह उदासीन विलयन होता है जिसका pH मान 7 दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ठीक है अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों की सांद्रता हम ज्ञात कर सकते हैं फार्मूले के द्वारा और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।